Hello everyone, my name is Rajat Tahuja, your physics mentor. Welcome to my YouTube channel The Rajat Sir. Friends, आप लोगों को पता है कि जैसे कि ACF की वैकेंसी निकली हुई है और इस ACF की वैकेंसी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बेसिकली दो पेपर्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर हम बात करें बेसिकली पेपर 2 की, तो पेपर 2 में 7 सेक्शंस हैं या 7 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट हमारा फिजिक्स है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फिजिक्स के पार्ट को डील करने वाले हैं और उसमें से भी जो टॉपिक डील करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, मैं बता देता हूं कि आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये लेक्चर के एंड में मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे आपके लिए। और इस लेक्चर को आपको इंटरेस्ट भी क्यों आएगा मैं ये बता देता हूं, क्योंकि बेसिकली हमारा फोकस रहेगा हर टॉपिक को डील करने का, वो रहेगा फ्लो चार्ट्स के बेस में कि कैसे हम किसी चीज को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। क्लियर है? तो सिर्फ आपको करना क्या है, ये लेक्चर को एंड तक देखना है और MCQ को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आज का जैसे टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो हम लोगों ने जो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक कोट सेलेक्ट किया वो एनर्जी के ऊपर ही है कि एनर्जी ऑफ द माइंड इज एसेंस ऑफ द लाइफ। ये कोट अरिस्टोटल ने दिया था जो कि एक फिलोसोफर थे। इस पर्टिकुलर कोट का मतलब क्या है कि जो हमारे माइंड की एनर्जी रहती है वही क्या करती है, वो हमारे लाइफ का एसेंस डिसाइड करती है। मतलब समझिए, वो हमारे लाइफ का एसेंस है, यानी कि जो हम सोचते हैं वो क्या है, हम बन सकते हैं। अगर सीधे शब्दों में समझा जाए कि जो हम सोचते हैं वो बन सकते हैं। अगर हम सोचे कि कलेक्टर बनना है तो हम कलेक्टर तक बन सकते हैं। ये हमारे माइंड का पावर है, ये हमारी एनर्जी ऑफ द माइंड है, ठीक है, जो कि इनफाइनाइट होती है, जिसका कोई एंड नहीं है। तो याद रखिए कि यही एक इंसान को जो सोचता है वही वो इंसान बनता है, इसलिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को सोचे हैं कि ये करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सबसे पहला टर्म आता है एनर्जी। क्लास 6 से ये पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज नथिंग बट दी एबिलिटी टू डू वर्क। कुछ भी आप करना चाहते हैं वो क्या है, एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क, क्यों कर पा रहे हैं वो, किस कारण से, एनर्जी के कारण, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको क्या करना है, दौड़ना है, तो दौड़ने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी। वो एनर्जी आती कहां से, आपके पास फूड के फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं वही बोलूं कि अगर आपको क्या करना है, लाइट को ग्लो करना है, तो लाइट ग्लो क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर में कोई एनर्जी है। वो कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो होता क्या है ना, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आप पंखा चला रहे हैं तो पंखा क्या कर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं थ्रू दी इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या कर रहा है, तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है और हमको हवा दे रहा है, जो कि विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व किए होंगे, तो एनर्जी तो क्या है, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। तो यही चीज़ है कि एनर्जी जो रहती है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल रहती है। और एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि एक फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है और ये एक्चुअल में क्या है, वैलिड है कि कभी भी एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती है, वो किसी ना किसी फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इंटरचेंजेबल है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर अपने घर में क्या करते हैं या अपनी गाड़ियों में क्या करते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। वो बैटरी क्या करता है, वो भी क्या करती है, क्या बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जैसे मैं पंखे का एग्जांपल दिया, पंखा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो हो क्या रहा है, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में। फूड ले रहे हैं तो फूड क्या है, फूड क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी यू आर टेकिंग एंड दैट कैलोरी इज बर्न्ड इनसाइड यू एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट केमिकल एनर्जी देन योर यूजेबल फॉर्म, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी, तो मुझे समझ आ गया, ठीक है। लेकिन एनर्जी में भी क्या होता है ना, एनर्जी कैन बी गुड और बैड। एनर्जी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है कि अच्छी एनर्जी है क्या, कि हम क्या किसको कह सकते हैं कि विच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अपने डे टू डे लाइफ का, कि आपके घरों में जो किचन्स में बेसिकली यूज़ होता है जलाने के लिए या किसी भी स्टफ को पकाने के लिए, वो क्या होता है, LPG यूज़ होता है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, या इवन अगर आप विलेज एरियाज में, रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे लकड़ी का यूज़ करते हैं, टिम्बर का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कुक करने के लिए। तो यहीं पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, डिफरेंस के बेस पे ही या इस एग्जांपल के बेस पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि व्हाट इज अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरे को आप बताइए कि हाउ आई कैन से दैट कि वन इज अ गुड और वन इज अ बैड। अगर मैं क्या करूँ, एक LPG की बात करूँ तो अगर 4 से 5 फैमिली मेंबर आपके घर में है तो वो 4 से 5 फैमिली मेंबर के लिए एक सिलेंडर आपका पूरे महीने भर के लिए काफ़ी है।
लेकिन वही अगर 4 से 5 मेंबर के लिए अगर महीने भर का खाना बनाना है तो आपको लकड़ी कम से कम 20-25 केजी की लग जाएगी महीने में, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप 20-25 केजी की लकड़ी से जितनी एनर्जी ले रहे हैं वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सिर्फ आपको एक एलपीजी सिलेंडर दे रहा है। तो ये बताइए कि कम अमाउंट ऑफ फ्यूल में आपको ज़्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? वो हो सकता है गुड। जो कम अमाउंट में आपको ज़्यादा एनर्जी दे, स्वाभाविक सी बात है वो हमारे लिए क्या होगा, एक गुड सोर्स होगा। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट होगा, लेकिन एलपीजी को जलाने से ऐसा कुछ सच पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तीसरा चीज़, एलपीजी को स्टोर करके रखना बहुत आसान है, उसको घर में रखना बहुत आसान है, क्योंकि वो क्या है, सिलेंडर के फॉर्म में रहता है, वहाँ पे आप कंप्रेस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एलपीजी को रख सकते हैं। लेकिन वही लकड़ी को रखना मुश्किल है। लकड़ी क्या है, पहले तो जगह भी बहुत घेरता है, दूसरा क्या है, लकड़ी को मान लो आप बाहर रख दिए और फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है तो पानी गिरने के कारण क्या होगा, वो लकड़ी मॉइस्चर ले लेगी और उसको जलाना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको स्टोर करना भी मुश्किल है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स क्या करते हैं, किसी भी एक सोर्स को गुड या बैड बनाते हैं। तो मैं आपको इसी 2 एग्जांपल के बेस पे स्टार्ट करने से पहले ही बहुत कुछ बता दिया हूँ। तो चलो देखते हैं कि ये गुड सोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। पहला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। अब कैलोरीफिक वैल्यू हाई का मतलब क्या होता है, मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना कम फ्यूल कंजप्शन में। कम फ्यूल ज़्यादा एनर्जी दे तो हम उसको किस पर्टिकुलर टर्म से डिनोट करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू से। नीचे इसका डेफिनेशन लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद होना चाहिए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर केजी ऑफ फ्यूल। हर एक केजी में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या कहलाएगा, आपका कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर है, जिसकी यूनिट होती है बेसिकली किलो जूल पर केजी या किलो कैलोरी पर केजी पे इसकी यूनिट होती है। तो जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल होगा या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। सेकेंड बात करते हैं, मैं आपको बता ही चुका था कि जो कम पॉल्यूशन कॉज करे वो ज़्यादा अच्छा, तो विच डज नॉट कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और कॉजेज वेरी माइनरली, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तीसरा क्या होता है, जिसको इजी टू हैंडल करना, यूज करना आसान हो, तो ऑब्वियसली मैं आपको एलपीजी का एग्जांपल दिया, जिसको हैंडल करना आसान है, यूज करना आसान है, इसलिए क्या हो सकते हैं कि एलपीजी इज ए गुड सोर्स एज कंपेयर टू दी टिम्बर और वुड। फिर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, क्या करते हैं कि सिलेंडर को ट्रांसपोर्ट करना और ले जाना, आप इवन अपनी स्कूटी पे राइड करके ले जा सकते हैं सिलेंडर को। लकड़ी को करना बहुत टफ पड़ता है क्योंकि 15 to 20 kg कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन अ सिंगल स्कूटी, तो यू कैन इजीली से दैट कि ट्रांसपोर्ट करना भी इसको टफ है। फिर आता है चीप एंड ईजिली अवेलेबल। अब ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट इफेक्टिव होना भी जरूरी है। हो सकता है किसी जगह कॉस्ट इफेक्टिवनेस उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर ना हो, बट ये भी एक फैक्टर है कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट आता है प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा फ्यूल जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो तो वो जल्दी बर्न हो जाएगा, है ना। वही अगर लकड़ी को जलाना है तो आपको लकड़ी को फूक मार के जलाना पड़ता है। पहले होता था कि नहीं, कि जो हमारी घर की लेडीज़ होती थी वो फूक मार के क्या करती थी, लकड़ियों को जलाती थी अपने घर के कुकिंग पर्पस के लिए। लेकिन एलपीजी को ऐसा करना पड़ता है क्या, फूक मार के जलाना? नहीं, एलपीजी आप गैस ऑन किए और एक माचिस किए या लाइटर मारे और तुरंत जल गया। इवन अपनी गाड़ियों में देखेंगे, गाड़ियों में जो स्पार्क इग्निशन रहता है वो क्या करता है, पेट्रोल जाता है, पेट्रोल स्प्रिंकल के फॉर्म में जाता है, स्प्रे के फॉर्म में जाता है, आप सिंपल से क्या करते हैं, एक छोटा सा स्पार्क देते हैं और क्या होता है, हमारा पेट्रोल जल जाता है, यानी कि उसका इग्निशन पॉइंट कम है। तो ये भी एक अच्छी बात है, तो उसका इग्निशन पॉइंट भी बहुत मैटर करता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्यों जानना जरूरी है कि हम एनर्जी को यूज क्या करते हैं, मेजर किस फॉर्म में करते हैं। तो बेसिकली यूनिट्स ऑफ एनर्जी तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला होता है एसआई यूनिट, दूसरा होता है सीजीएस यूनिट, तीसरा होता है कमर्शियल यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एसआई यूनिट के बारे में। किसको हम एसआई यूनिट बोलेंगे? एसआई का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए, सिस्टमे इंटरनेशनले। ये एक फ्रेंच वर्ड है, सिस्टमे इंटरनेशनले। ये एक सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। इसका क्या मतलब होता है, ये इसलिए बनाया गया है कि जनरली क्या हो रहा था ना, कि अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइप का नॉर्म्स यूज कर रही थी। कोई फुट में मेजर कर रहा था, कोई पाउंड में मेजर कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो एक कॉमन क्या होना चाहिए, हमारा यूनिट होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जाके बोलूँ कि इतना सेंटीमीटर का स्केल है तो इतना सेंटीमीटर वो समझ जाए। इसलिए क्या हुआ था कि कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया था। तो जो ऐसा यूनिट्स में हमारा जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल या कैलोरी, समझ रहे हो। तो ऐसा यूनिट्स में हमारा जो एनर्जी का यूनिट क्या होता है वो होता है जूल या कैलोरी। सीजीएस में हम मेजर करते हैं इसको अर्ज में, कोई अर्ज भी बोलता है, कोई अर्ग भी बोलता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन भावनाओं को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग। और लास्ट में याद रखिए कमर्शियल यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन्स पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में या आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ सकता है
कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ज, तो याद रखना 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आप लोग को याद होना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। याद रखिएगा, ये 3 कन्वर्जन हमको बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि एक चीज याद रखिए, जो आपके घर की हाउस होल्ड जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपका बिल आता है, उसमें क्या रहता है, हम किस चीज में मेजर करते हैं, उसको यूनिट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, वो यूनिट क्या है, एक्चुअल में 1 यूनिट इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट आवर। आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे जो हाउस होल्ड बिजली है उसको हम लोग किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट। ठीक है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर होती है वो किस में मेजर होती है, किलोवाट आवर में। अब अगर कोई बोले कि सर 1 किलोवाट आवर एक्चुअल में है क्या, तो याद रखना इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। अगर मैं कोई भी एक डिवाइस लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक बल्ब ले लेता हूँ जिसकी कैपेसिटी कितनी है या जिसकी रेटिंग कितनी है 1000 वाट। 1000 वाट मतलब W वाट। ठीक है, एक किसी बल्ब की रेटिंग कितनी है 1000 वाट है, अगर उसको मैं 1 घंटे के लिए चलाऊंगा तो वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। एक 1000 वाट के बल्ब को यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बल्ब, ठीक है, जिसकी रेटिंग कितनी है 1000 वाट। इस बल्ब को मैं अगर 1 घंटे के लिए चलाऊं, इस 1000 वाट के बल्ब को अगर 1 घंटे के लिए चलाऊं तो मेरी एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट आवर। इसको और अच्छे से समझा सकता हूं अगर चाहो तो, अगर 1000 वाट का बल्ब ना लूं, अगर मैं 100 वाट का बल्ब लूं लेकिन इसको 10 घंटे के लिए चलाऊं तो भी ये क्या करेगा, 1 यूनिट की ही एनर्जी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट किसके होगा, 1 किलोवाट आवर की। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है। इस पर्टिकुलर यूनिट वाले प्रोसेस में एक चीज और आप लोग याद रख लेना जो आपके लिए एक्स्ट्रा है, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का। एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो आप लोग याद रखिएगा, mL2T-2। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, विच इज नथिंग बट मास, लेंथ और टाइम। तो mL2T-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को 2 क्राइटेरिया के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। जो पहला क्राइटेरिया है वो है बेस्ड ऑन रिसाइकलिंग या रेप्लिनिशिंग एबिलिटी। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है अपना बेस्ड ऑन कन्वेंशनैलिटी इन डिराइविंग एनर्जी। अब ये क्या है, दोनों पहले क्राइटेरिया को समझते हैं। जो पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, रिसाइकलिंग या रेप्लिनिशिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को हम लोग रीयूज कर सकें, ठीक है, फिर से यूज कर सके। उसके बेस पे हम लोग क्या किए हैं, एनर्जी के सोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी है वो है रिन्यूएबल सोर्स, दूसरा है तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, चलो उसको देखते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। अगर मैं रिन्यूएबल की बात करूं पहले, कि कोई भी ऐसा सोर्स जो कि इनएग्जॉस्टेबल हो। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि विच इज अबंडेंट, जो कि खत्म ना हो। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है कि विच कैन नॉट एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट मतलब विच कैन नॉट एंड, या कि जिसका अवेलेबिलिटी हमारी क्या पास हो, अबंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनएग्जॉस्टिबल, जो कि खत्म ना हो। ठीक है, और द सेकंड थिंग इज द सेकंड मोस्ट क्राइटेरिया, जो कि मेन क्राइटेरिया जिसके कारण हम इसको रिन्यूएबल कैटेगरी में डिवाइड किए, वो क्या है, रीयूजेबल। कि जो एनर्जी सोर्स है वो रीयूजेबल होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कर सके, बार बार क्या कर सके, रीयूज कर सके, है ना। और अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी क्या है वो तो मैं आपको बता ही चुका। तो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी होना चाहिए, रीयूजेबल होना चाहिए। ये 3 मेन फैक्टर हैं। क्या, पहले तो खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरा रीयूजेबल होना चाहिए, तीसरा अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। चौथा, एक चीज और याद रखना कि इट डेवलप इन वेरी शॉर्ट टाइम। बहुत क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है, शॉर्ट टाइम में बहुत अपने आप को बना लेता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, सोलर पावर, है ना। बहुत जल्दी क्या होता है, वो सोलर पावर हमको अवेलेबल हो जाता है। ऑब्वियस ही बात है, डे के एंड में वापस से नेक्स्ट डे आ जाता है सोलर पावर। तो कितनी जल्दी क्या हो रहा है, वो हमको अवेलेबल हो जा रहा है। सही बात है कि नहीं। अगर हमको जब तक हमारा सन निकला हुआ तब तक तो हमको एनर्जी मिल रही है, फिर नेक्स्ट डे वापस से हमको सन की एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है कि हमको बहुत शॉर्ट टाइम में अवेलेबल हो जाती है। तो ये एक तरीका है। विंड जब विंड की स्पीड एक ऑप्टिमम अमाउंट मिल जाएगी तो हमको विंड एनर्जी सफिशिएंट मिलेगी। ठीक है, तो वो भी हमको जल्दी मिल जाती है। तीसरा, हाइड्रो पावर तो हमको अबेंडेंटली मिलता ही है। अगर पानी का लेवल अच्छा है तो हमको अच्छे से हाइड्रो पावर मिलेगा ही, क्योंकि डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। जियोथर्मल तो आपको पता ही होगा कि जियोथर्मल जनरली टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड जो हमारे
जैसे जैसे हम डीप जाते रहते हैं अर्थ के, हमारा क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है, तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिलता है वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी यूज़ होती है। ओशियन जो कि इन्फानाइट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन करती है, तो ओशियन एनर्जी। साथ में बायोमास, बायोमास क्या है कि हम इतने सारे बायो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो बायोमास हमको क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ एग्जांपल आपका जैसे गोबर का, ठीक है, तो गोबर भी हम लोग क्या करते हैं एज ए बायोमास यूज़ कर रहे हैं, जिसका जो हमको अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है, क्योंकि एनिमल्स इतने सारे हैं और वो हमको ऑब्वियस सी बात है कि वो बायो प्रोडक्ट तो देंगे ही अपना, इस कारण से हमको बायोमास भी क्या है अबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। तो जब तक क्या रहेंगे तुम्हारे ये एनिमल्स रहेंगे तो हमको तब तक बायोमास मिलते रहेगा, सही बात है कि नहीं। तो ये सब क्या है हमारे इनएग्जॉस्टिबल है, रीयूजेबल है, अनलिमिटेड अवेलेबल है और शॉर्ट टाइम में अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये क्या है तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बाद आता है तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जस्ट इसका क्या है तुम्हारा एंटोनिम्स है, ये अपोजिट है। कैसे, देखिए ये इनएग्जॉस्टिबल था, ये एग्जॉस्टिबल है, जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा ये रीयूजेबल था, ये नॉन रीयूजेबल है, हम इसको फिर से यूज नहीं कर सकते, इसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, ठीक है। साथ में इसको बहुत टाइम लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इसको देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको क्रिएट करने में लग जाता है। तो ये क्या है तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आता है, जिसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। एक चीज़ आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि आज के टाइम में अगर आप सर्वे में देखेंगे तो इंडिया का लगभग 73% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो भी कोल के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये सोचिए हम किसने फास्ट रेट से क्या कर रहे हैं, कोल का कंजप्शन कर रहे हैं अपने डेली बेस रिक्वायरमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट के लिए। तो सोचिए कोल क्या होगा, जितने फास्ट रेट से डिप्लीट होगा उतने जल्दी खत्म होगा, समझ रहे हो। तो कोल जब यूज हो जाता है तो फिर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचता, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है। और वो खत्म हो रहा है इसलिए इट इज एग्जॉस्टिबल, और उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है इसलिए इसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको क्या करने के लिए, बनने के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए कौन से कैटेगरी में आता है, नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी। फिर दूसरी जो क्राइटेरिया था जिसमें हम डिवाइड किए थे वो क्या था, कन्वेंशनैलिटी इन डिराइविंग एनर्जी, जो हम लोग लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं मोस्ट पॉपुलरली, उसी को हम लोग कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब होता है जो हम यूज करते आ रहे हैं, जिसको बहुत फेमसली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मैं आपको ये लिखा भी हुआ देखिए, विच वॉज यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको हम लॉन्ग टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम उसको कन्वेंशनल कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो कन्वेंशनल कैटेगरी है ये देखिए, जो कि लॉन्ग टाइम तक यूज कर रहे हैं, अब लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल रहती है, जिसको हम लोग इतने टाइम से यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है ना, डिप्लीट होते जा रहा है। तो जितना लॉन्ग टाइम से यूज करते जा रहे हैं तो वो डिप्लीट होते जा रहा है, तो डिप्लीशन होते जा रहा है, और इसको हम लोग नॉन रीयूजेबल है, इसको यूज भी नहीं कर सकते। साथ में एक और चीज याद रखना कन्वेंशनल के बारे में, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि इसके एग्जांपल्स क्या है, तुम्हारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में, तुम्हारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि कन्वेंशनल कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल टाइप का ही है क्या, यस। ये क्लासिफिकेशन से मैं देखिए यहाँ पर भी हमारे इसके एग्जांपल क्या है, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस है, यहाँ पर भी कोल, पेट्रोलियम या ऑयल और नेचुरल गैस। तो कन्वेंशनल इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज पर दिस क्लासिफिकेशन। बस क्राइटेरिया अलग अलग है, नाम अलग अलग है, चीज सेम है। फिर जो सेकेंड कैटेगरी है वो क्या है, तुम्हारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जो कि अबंडेंटली अवेलेबल है, जिसको हम लोग, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है, क्यों इसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल बोले, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा पॉपुलरली यूज नहीं होता था अभी तक, ये अभी भी क्या है, डेवलपमेंट फेस में। तो लिखा भी है देखिए कि येट इन डेवलपमेंट फेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, इवन हमारे इंडिया के बारे में बात करें या बाकी कंट्रीज के बारे में बात करें, तो वो ग्रीन एनर्जी की बात करती है, ग्रीन एनर्जी की बात करती है, सोलर एनर्जी के बारे में बात करती है। तो वो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम लोग आज फोकस कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी के ऊपर, क्यों, क्योंकि हमको समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं बाकी सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे थे या कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और जिसके ऊपर क्या है, डेवलपमेंट उसके ऊपर चली जा रहा है, उसमें R&D चली रहा है, इसलिए उसको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और विच कैन बी रीयूजेबल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, जो कि अब ये देखिए, ये सेम एग्जांपल जो रिन्यूएबल का है वो नॉन कन्वेंशनल का है। तो आई कैन से दैट कि रिन्यूएबल इज इक्वल टू नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ओनली द क्राइटेरियाज ऑफ डिवीजन आर डिफरेंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक में, जिसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन। इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक को समझे, हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं।
फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि जनरली जो प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, सूखने के बाद उनकी टहनियाँ होती है या उनका जो वेस्टेज रहता है वो क्या होता है तुम्हारा ऐसे सॉइल सरफेस पे गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ड्यू टू सो मैनी प्रोसेसेस क्या होता है कि अब वो डीके सड़ के क्या होता है ज़मीन के अंदर में बैठते लग जाता है, ऊपर में उसकी लेयर्स आती जाती हैं और वो ज़मीन के अंदर में दबते जाता है। जैसे जैसे ऊपर में लेयर आती जाती है तो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है और वो तुम्हारा डीके मैटर अंदर दबते जाता है और अंदर दबते दबते क्या होता है कि पूरे जो ऊपर के सॉइल सरफेस है, लेयर है, उसका प्रेशर उस पर्टिकुलर किसके ऊपर पड़ता है, तुम्हारा ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर, ठीक है। तो वो दबाव के कारण या प्रेशर के कारण क्या रहते हैं, ऐसे मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर तक वो क्या रहते हैं, दबे रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मिलियन ट्रिलियन ईयर के बाद दबे रहते हैं, उनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना, तो वो अपने क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म से क्या होते हैं, एक फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्हीं को हम फॉसिल बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि इतने मिलियंस या ट्रिलियंस ईयर दबाव के बाद जब निकाला जाता है तो वो फॉसिल होता है। लेकिन क्या है, उसको हम लोग फ्यूल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था कि किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, तुम्हारे प्लांट्स का या एनिमल्स का जो डिकेड प्रोडक्ट का, अगर हम लोग देखें कि फॉसिल फ्यूल्स बनने का जो प्रोसेस है, इसी को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर में क्या क्या आता है, तुम्हारा कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स के टाइप है। क्वेश्चन ये आता है कि सर कब कोल बनेगा, कब तुम्हारा ऑयल और नेचुरल गैस बनेगा। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को इस तुम्हारे डायग्राम के थ्रू मैंने क्या किया है, रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो क्लियरली देखिए, पहला मैं आपको इस पार्ट में दिखाऊंगा आप लोगों की कोल कैसे फॉर्म होता है, और जो सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा ऑयल और नेचुरल गैस कैसे फॉर्म होती है। और ये जो प्रोसेस है फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन का, इसी को बोला जाता है फॉसिलिकेशन। याद रखना, ये वर्ड पूछ सकता है कि जो फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉसिलिकेशन। तो चलो देखते हैं पहले कोल का फॉर्मेशन क्या होता है। कि क्लियरली देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तुम्हारे ग्रीन प्लांट्स हैं जिसको ऑर्गेनिक मैटर भी बोला जाता है। ये ऑर्गेनिक मैटर है, जब ये क्या हुए, डीके हो गए, सूख गए, और सूखने के बाद क्या हुआ, जमीन पे गिरे तो क्या हुआ, उनका डीके होना स्टार्ट हुआ। डीके यानी कि डिसइंटीग्रेशन यानी सड़ना, ठीक है। फिर सड़ने के बाद क्या हुआ, उनके ऊपर एक लेयर आ गई किसकी, सॉइल की। अब वो सॉइल की लेयर से ऊपर दबते गए, उनके ऊपर क्या हुआ, हाई प्रेशर पड़ा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉइल का प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है तुम्हारा, या कवर्ड बाय सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर तुम्हारे जो ऑर्गेनिक मैटर या डिकेड मैटर था उसको क्या करके कवर करके दबाव देते जा रहा है। अब ये मिलियंस और ट्रिलियंस, ये दबाव तो पड़ा ही हुआ है, दबाव बढ़ते जाएगा, और ये दबाव के बीच में ही क्या होते हैं, वो मिलियंस ईयर तक अंदर दबे रहने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किस प्रोसेस था, हमारा कोल कहाँ से मिल रहा था, तुम्हारा ये ऑर्गेनिक मैटर से। क्वेश्चन ये आता है सर कि इस पर्टिकुलर कोल के अंदर में एनर्जी आई कहाँ से। फ्रेंड्स मेरी बात को समझिए ध्यान से कि इस पे सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो कौन है, सन। सन क्या करता है, सन की जो लाइट एनर्जी रहती है वो किस में जाती है, तुम्हारी प्लांट्स के लीव्स में जाती है। प्लांट क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं और अपने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। यानी कि मुझे एक चीज समझ आ गई कि हर प्लांट के पास क्या रहता है, कुछ ना कुछ ये जो लाइट एनर्जी रहती है जो उन्होंने सन से ली रहती है वो रहती है। इवन दो वो क्या होते हैं, सड़ जाते हैं, बट वो एनर्जी उनके पास कहीं ना कहीं क्या रहती है, अपने बैंक में रखी रहती है। और वही एनर्जी क्या हुआ, डीके होने के बाद और ये पूरा सेडिमेंटेशन यानी कि दबाव करने के बाद भी वो एनर्जी कहीं ना कहीं उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर में है ना, कि लॉस तो नहीं हुई, भले वो टूट के गिर गया, बट वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एनर्जी एक्वायर्ड की गई थी सन से, वही एनर्जी तुम्हारी इस कोल में आ जाती है। इसीलिए हम कोल को बर्न करते हैं तो हमारा वो फ्यूल की तरह एक्ट करता है। तो एनर्जी एक्चुअल में वही देखा जाए तो प्रोसेस वही है कि एनर्जी जो इसने एक्वायर की थी, इवन दो उसका क्या हुआ, डीके हो गया, बट वो एनर्जी उसके पास कहीं ना कहीं थी जो कि हमको कोल के फॉर्म में मिलियंस ईयर्स के बाद भी मिलती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस। अगर आप लोग इवन बात कर रहे हैं, बड़े बड़े ओशियंस होते हैं, ओशियंस के अंदर में क्या होता है, ओशियन के अंदर में भी आप लोग को पता होगा एक्वेटिक लाइफ होती है। एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है, तुम्हारे प्लांट्स भी रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं जिनको, और इवन तुम्हारे एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, जैसे फिश वगैरह होता है। होता क्या है, तुम्हारे एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं उनका भी डिग्रेडेशन होता है, उनका भी डीके होता है। इवन तुम्हारे जो फिश रहते हैं वो फिश भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, किसी भी कारण से मर जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन होते जाते हैं। जब नीचे जाते हैं तो नीचे का जो सरफेस रहता है उसके ऊपर फिर सेडिमेंटेशन की लेयर बनती है, जैसे यहाँ पे बनती थी, सेम तुम्हारा क्या होता है ओशियन के अंदर में भी होता है। कि देखिए यहाँ पे कि पहले क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिक मैटर थे वो ओशियन के थे, वो तुम्हारे क्या हुए, फिर धीरे से यहाँ पे दबने लग गए। तो देखिए प्रेशर पड़ा, सेडिमेंटेशन की लेयर आई, तो लिखा भी हुआ है कि ऑर्गेनिक मैटर इज बरीड इन
अंडर द लेयर ऑफ सेडिमेंट कॉसिंग प्रेशर। सेम प्रोसेस है बट वो ओशियन के अंदर में हो रहा है। फिर मिलियंस ऑफ ईयर लेटर क्या हुआ तुम्हारा, वहां पे पॉकेट्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे कोल डायरेक्ट क्रिएट होता था, वहां पे पॉकेट्स क्रिएट होते थे, और वो पॉकेट के अंदर में क्या है ना, तुम्हारे ऑयल और नेचुरल गैस क्रिएट बनता था। ठीक है, वो टाइमिंग का फेयर है कि ऑयल बनेगा कि नेचुरल गैस बनेगा, बट प्रोसेस यही है। ऑयल और नेचुरल गैस वहाँ पे पॉकेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जब उस पॉकेट को क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है और वहाँ से ऑयल या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन। ये किसका फॉर्मेशन है तुम्हारा, ऑयल और नेचुरल गैस, जो कि ओशियन से किया जाता है, और ये नॉर्मल प्रोसेस है जो कि हमारे लैंड में होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से तुम्हारा कोल बनता है। तो कैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस बन रहे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉसिलिकेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नाउ दिस इज द एमसीक्यू टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है वुड, दूसरा दिया है सन, तीसरा दिया फॉसिल फ्यूल्स, चौथा दिया विंड। क्लियर है, तो इसमें से पूछा है कि नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल देखिए, पहले वुड को देखिए, सन को देखिए। पहले चलो ऑप्शन बी को देखते हैं। सन हमको पता है इट इज़ अ रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रीयूजेबल। इवन विंड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो ए रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है बिटवीन द वुड एंड द फॉसिल फ्यूल्स। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, रीयूजेबल वर्ड आया है तो रिमेंबर वन थिंग कि वुड कैन ऑल्सो बी रीयूज्ड, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वुड के डीके मैटर से ही आप लोग का फॉसिल फ्यूल्स बनता है, यानी कि वुड क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये फिर से यूज नहीं कर सकते, इसके बाई प्रोडक्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो फर्स्ट का आ जाएगा आप लोग का सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या दिखा है, सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। बी लिखा है देयर इज एन इन्फिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। तीसरा लिखा है हाउ हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और डी लिखा है वेस्ट फ्रॉम ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजिली डिस्पोज। तो क्लियरली इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे हमको ये बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट। इट कैन बी मल्टीपल और इट कैन बी वन। पहले फर्स्ट वाले को एनालाइज करते हैं कि सन कैन बी टेकन एज एन इनएग्जॉस्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इट इज़ इनएग्जॉस्टिबल, मतलब ये खत्म नहीं होने वाला है। तो ये थर्ड का फर्स्ट तो क्या होगा, सेकंड का जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो तो सही होगा, ये है। और चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन को, देयर इज एन इन्फिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड द अर्थ। गलत है। क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड बिकॉज वी आर यूजिंग इट इन ए फास्टर रेट। तो फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड है, इसका कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है, क्या पता कब खत्म हो जाए। और हमको ये भी नहीं पता है कि कहीं अवेलेबल होगा, तो उसके लिए सर्च जारी है। बट स्टिल अभी हम ये कह सकते हैं इट इज़ ए लिमिटेड नॉट इन्फिनाइट। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सी क्या लिखा है, हाइड्रो एंड विंड एनर्जी पावर प्लांट्स आर नॉन पॉल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। यस, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, डी देखिए वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजिली डिस्पोज। नो, आप लोग को बता देता हूँ, जो वेस्ट निकलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उनको डिस्पोज करना बहुत ही टफ होता है। और इवन आज भी रिसर्च चल रहा है कि हाउ वी कैन डिस्पोज द वेस्टेज फ्रॉम द पावर प्लांट। तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसके दो ऑप्शन आएंगे, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट। देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, पेट्रोलियम दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, सी कोल दिया है और डी सीएनजी दिया है। तो आप क्लियरली देखिए पेट्रोलियम, कोल और सीएनजी तीनों हमारे फॉसिल फॉर्म्स हैं, यानी कि सीएनजी इवन जो गैस है, गैसियस फॉर्म है, तो ये तीनों फॉसिल है। यानी कि अगर तीनों को कहें तो किसकी कैटेगरी में, ये तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा बी। जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड्स, आई एम बिट स्वेटिंग। ओके फाइन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस बाय द स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड बाय stored water is converted into potential energy, electricity is extracted from water and water is converted in steam to produce electricity। आप लोग को ये पता होना चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है। आप लोग को पता है कि बड़े बड़े डैम्स रहते हैं, इन डैम्स के जो वाटर रहते हैं वो किसी हाइट में रहते हैं, जिसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहती है। ये पोटेंशियल एनर्जी वाटर की हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और ये टरबाइन के साथ में तुम्हारा कौन कनेक्टेड रहता है, यहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड रहता है। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी फिर कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में।
ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है? हो सकता है ऐसा भी दिया हो कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो अल्टीमेटली वही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, गलत है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वाटर डायरेक्टली टैप नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, फिर वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फोर्थ ऑप्शन दिया ये थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है। तो ऑप्शन आएगा फोर्थ का ए, कि हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ए बायोगैस, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए कि जो बायोगैस रहता है वो मीथेन गैस रिलीज करता है, तो मेजर कंपोनेंट कौन है, मीथेन है, तो ये हो जाएगा 5 का ए। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ ओशियंस। जब भी मैं आप लोगों को बताया भी था लेक्चर के ड्यूरेशन में कि जो भी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ओशियन के अंदर में अगर एनर्जी डेवलप होती है उसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली डी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या लिखा है कि विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट यूज सोर्स इन द इंडिया। देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो सकता है, 4 ऑप्शन दिए, सीएनजी, एलपीजी, कोल एंड बायोगैस। आपको क्या बोला है, विच एनर्जी सोर्स इज द लार्जेस्ट यूज सोर्स। अगर लार्जेस्ट यूज सोर्स कौन सा है यहाँ पे तुम्हारा, आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है एलपीजी। हम सोचेंगे कि कोल है, बट कोल से ज़्यादा यूज कोई चीज़ होता है तो वो होता है एलपीजी। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। पहला न्यूक्लियर, नहीं न्यूक्लियर में तो वेस्टेज को डिस्पोज करना डिफिकल्ट था, हम लोग पहले ही देख लिए थे। बी है थर्मल पावर प्लांट, नहीं थर्मल पावर प्लांट में तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारे कोल को बर्न करते हैं तो उसकी गैसेस एग्जॉस्ट होती है, वो भी क्या है, इसमें भी पॉल्यूशन होता है। सी सोलर, ये तो हम लोग आंख बंद करके कह सकते हैं। चौथा जियोथर्मल में भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा तुम्हारा, ऑप्शन सी, 8 का आएगा सी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सॉरी, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला दिया है टाइडल, दूसरा दिया हाइड्रो, तीसरा दिया है विंड, चौथा दिया है सभी ऑप्शंस। तो आप लोगों को बता देता हूँ, टाइडल एनर्जी की बात करें, चाहे क्या बोलते हैं हाइड्रो एनर्जी की बात करें, चाहे विंड एनर्जी की बात करें, सब में क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं या रोटेट करते हैं टरबाइन को, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। यानी कि इसमें चारों ऑप्शन आएंगे, यानी कि डी, चाहे तुम टाइडल ले लो, चाहे हाइड्रो ले लो, चाहे विंड लो, क्योंकि हाइड्रो में भी क्या होता है तुम्हारा टरबाइन रोटेट करता है, विंड में भी क्या होता है, विंड टरबाइन रोटेट करते हैं। ठीक है, टाइडल एनर्जी में भी यही होता है, इस कारण से इसमें ऑप्शन आएंगे ऑल ऑफ दिस। फिर आगे लाएगा लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 10th वाला, इसमें क्या लिखा है, पावर जनरेटेड इन ए मिल, जिसमें ऑप्शन दिया फर्स्ट इज मोर इन ए रेनी सीजन सिंस डैम्प एयर वुड मीन एयर मास हिटिंग द ब्लेड्स। बी दिया है डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टावर। सी दिया डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। और डी दिया आपको कैन बी इंक्रीज बाय प्लांटिंग ए ट्रीज क्लोज टू द टावर। देखिए इसमें ज़बरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए। हमको ये पता है कि जितना ज़्यादा तुम्हारी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा क्या होगा, पावर जनरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है विंड वेलोसिटी इसका ऑप्शन आएगा, यानी कि 10th का ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किए, आज के लेक्चर के बाद 10 MCQ क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए हैं। अगर आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा तो डेफिनेटली आपसे सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं SCF के। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में भी बताऊंगा, और भी इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी जो फिजिक्स के टॉपिक बच रहे हैं वो भी मैं क्या करूँगा, अपने इस यूट्यूब चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। तो ट्राई टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक द लेक्चर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।